Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Path। देखिए, रिंग थ्योरी के चैप्टर नंबर 5 यानी यूनिट 3 चल रहा था, जिसमें जो हम लोग चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल रिंग्स। उसकी एक वीडियो हो गई थी, ये दूसरी वीडियो है और दो वीडियो एक्स्ट्रा अभी और बनेंगी इसके बाद, जिसके साथ साथ हम लोग की रिंग थ्योरी पूरी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ लीनियर अलजेब्रा के साथ साथ डिफरेंशियल ज्योमेट्री करेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्द इधर अब कोर्स खींच रहा हूँ मैं। ठीक है, जिससे कि बाद में आपके पास समय भी मिले आपको एमसीक्यू कोर्स जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ने के लिए। जैसे कि डिसाइडेड है, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है और दिसंबर में आपके एग्ज़ामिनेशन है, तो 1-1.5 महीने पहले ये किसी तरह की ऐसी चेंजमेंट नहीं लाएंगे। ठीक है, आपकी कुलपति भी चेंज हो चुकी हैं और ऐसा 1-1.5 महीने पहले चेंजमेंट नहीं आता है, तो आपका वो जो पुराने पैटर्न से एग्ज़ाम हो रहा था एमसीक्यू पैटर्न से, वही एमसीक्यू पैटर्न अभी भी फॉलो होगा। 40 क्वेश्चन जो डीडीयू यूनिवर्सिटी वाले 40 क्वेश्चन, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या डीडीयू से जितने भी एफिलिएटेड है वो, और कहीं के पे 70 एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो अभी वो वैसे के वैसे ही हो रहे हैं, फिलहाल कोई चेंजमेंट नहीं आया, कोई न्यूज़ नहीं है। तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए यही वही पैटर्न होना है। तो ऐसे में आपका जो हमारा एमसीक्यू जो कोर्स है वो बहुत ही हेल्प करने वाला है और इसकी बहुत ही सिंपल सी कॉस्ट है रखी है मैंने, सिर्फ 200 फॉर फुल एमसीक्यू ऑफ 5th सेमेस्टर। मतलब वो रिंग थ्योरी प्लस आपका लीनियर अलजेब्रा प्लस डिफरेंशियल ज्योमेट्री प्लस टेंसर एनालिसिस, इन चारों के एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे 200 रुपीज़ में ही। उनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे और नो डाउट उसके आंसर्स भी मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इतना होगा। और मैं एक बार आपको और बता दूं स्कीम क्या है कि स्टार्टिंग के 100 मेंबर्स जो भी हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 20 कुछ बच्चे आज भी जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 25 के आसपास हो गए हैं, 25-26 हुए हैं, मुझे याद नहीं है। तो जितने स्टार्टिंग अगर 100 बच्चे हैं उनको 200 में ही मिलेगा। उसके बाद 101 से आगे जितने भी बच्चे से लेते हैं कोर्स, तो उनके लिए मुझे ये 250 करना पड़ेगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट बाय इट, हरी। जितनी जल्दी हो सके आप इसे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने थ्योरम 3 पे चलते हैं। थ्योरम नंबर 2 तक किया था हम लोगों ने। देखिए, बोला कि पॉलिनोमियल, थ्योरम 3 की जो हेडिंग है वो है पॉलिनोमियल ओवर एंड इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन की बात हो गई, पॉलिनोमियल रिंग भले ही चैप्टर का नाम है, लेकिन पॉलिनोमियल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन की भी बात हो रही है, पॉलिनोमियल फील्ड की भी बात होगी, सबकी बात हो जाएगी। जैसे एक होता है ना कि एक किसी की जाति का नाम होता है और उस जाति में कई सारी जातियाँ निकल के आ जाती हैं, है ना। जैसे जनरल कैटेगरी ले ले तो उसमें कई सारे जनरल्स आते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ होता है, यूज़ हो जाता है। इफ़ आर बी एन, थ्योरम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इफ़ आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, देखिए आर ऐसे तो रिंग को हम लोग शो करते हैं तो कोई बात नहीं, आर इंटीग्रल डोमेन, आर फील्ड, कुछ भी कह सकते हैं, जो बोलेंगे वो समझ लेंगे हम लोग। इफ़ आर बी एन इंटीग्रल डोमेन देन सो इज़ आर इन आर एक्स, मतलब ये कौन सा सेट है, पॉलिनोमियल का सेट जो आर से बनेगा, जिसमें आर एक फील्ड है हमारी। बोला ना, आर आर एक्स जो है वो हमारे सेट ऑफ पॉलिनोमियल ओवर आर है। ठीक है, कह रहे कि अगर जो आर है हमारा इंटीग्रल डोमेन है, तो जो उसी के एलिमेंट्स को लेकर के हमारी पॉलिनोमियल्स बनेंगी वो भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा। सो इज़ का मतलब ही होता है कि सेम उसी पैटर्न पे, यानी अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन होगा। तो भाई इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन की खासियत यही होती है, आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो इसके स्टार्टिंग की वीडियोस जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बाकायदे बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के समझाया गया, जो कि बेस था वही बेस लेकर के चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 सारे के सारे ख़त्म होते चले जाएंगे। कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, बाकी सारी की सारी वही पैटर्न पे होंगे। इंटीग्रल डोमेन में एडिटिव प्रॉपर्टी के लिए पूरा अबिलियन ग्रुप प्रूफ होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव तक प्रूफ होता है। ठीक है, और आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में होती है। साथ ही साथ एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसे बोलते हैं नो प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है,
ठीक है। इसमें कोई ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर नहीं होता है, यानी इम्प्रॉपर होता है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का क्या मतलब हुआ? अगर a इंटू बी, दो का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो इधर कोई एक जीरो होगा, a जीरो होगा या फिर b जीरो होगा, कोई एक चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। और प्रॉपर जीरो डिवाइज़र में कोई भी ना ज़ीरो हो और फिर भी आंसर ज़ीरो है, तो ऐसा मॉडुलर केस में होता है। ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए हमेशा की तरह लेट कर लेते हैं हमारे तीन पॉलिनोमियल्स। तीन क्यों ले रहे भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में तीन की जरूरत पड़ जाती ना। एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स बिलोंग्स टू आर ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर आर बी एन इंटीग्रल डोमेन। जो आर है हमारा वो इंटीग्रल डोमेन है। हमारे जो कोफिशिएंट लिए जाएंगे एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स के, वो कोफिशिएंट इंटीग्रल डोमेन यानी आर से उठाए जाएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट से कि एफ एक्स जो है वो आप ले लेट से ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 कर दीजिए और ऐसे चलने देते हैं। फिर ऐसे जी एक्स ले लीजिए, सेम इसी सेम वे में। कैसे? जी एक्स में बस भाई कोफिशिएंट चेंज कर लीजिए, है ना। कोफिशिएंट चेंज कैसे करेंगे भाई? बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस ऐसे करते करते इसमें भी हो गया, मान लेते हैं। ऐसे सी एच एक्स ले लीजिए, एफ जी एच। एच ऑफ एक्स क्या ले लेंगे? सी नॉट से स्टार्ट कर लीजिए, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जो प्लस के लिए प्रूव करना है अपने को वो आप लोग तो कर ही देंगे, ठीक है। आई एम लिविंग दैट ऑन यू दैट हमें क्या करना है, ये जो ये है प्लस के लिए आप इसको डू इट योर सेल्फ। प्लस के लिए क्या करना है हमें प्रूव? अबिलियन। नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे सेम। और जब आप लोग कर लेंगे, जो भी चीज़ मैं आपको डू इट योर सेल्फ देता हूँ, जब भी DIY लिखता हूँ, तो वो इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों यहाँ पे अपने चैनल पे कि दैट क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व फ्रॉम यू। आपको सॉल्व करना है और उसे टेलीग्राम पे भेजना है फॉर क्वालिटी चेक। हाँ, क्वालिटी चेक करने के लिए आपने आंसर कैसे किया है। बहुत लोग कहेंगे सर मैंने तो आंसर सही किया होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप प्योर मैथमेटिक्स को लिख रहे हैं, प्योर मैथमेटिक्स को लिखना सबके बस की बात नहीं होती है। कई सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है, लाइक कॉमा, फुल स्टॉप, है ना, देयर एग्जिस्ट। और जितने भी नोटेशन है जिन्हें हम वर्ड में ना लिख करके सिंपल सा नोटेशन में लिखते हैं, वो आप कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, वो सबका बड़ा ध्यान देना पड़ता है प्योर मैथमेटिक्स में। प्योर मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट नोटेशन। नोटेशन कैसे लगा रहे हैं आप, ठीक है। तो आप इसे भेज सकते हैं टेलीग्राम पे। आई विल चेक एंड टेल यू दी आंसर कि वेयर यू हैड डन एरर्स और ब्लंडर्स, तो वहाँ पे बता दिया जाएगा आपको। चलिए ठीक है। ऐसा ही सेम आपको किसी केस में भी करना है। अब ऐसे में तो अबिलियन करना है प्लस वाले के लिए, तो वो तो हो ही जाएगा। और जो मल्टीप्लिकेशन का केस है वो भी आपको करना है। वो तो सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी लिखनी होती है, एक क्लोजर लिखना होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि हमें अबिलियन सॉरी इंटीग्रल डोमेन ही तो प्रूफ करना है, और एसोसिएटिव, दो चीज़ें लिखनी है, तो ये दोनों हो जाएंगे। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो डीपी है वो भी आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। मैं बता देता हूँ। जैसे एक को आपने बाहर रखा इंटू जी एक्स और प्लस एच एक्स को ऐड कर दिया ब्रैकेट में, इज इक्वल टू सॉरी एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एच एक्स। ये सबको पता है, अगर किसी ने पुराने वीडियोस देखे हैं तो उन्हें पता होगा कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करते थे। एक ये प्रूव करना होता था एंड इसी को राइट से भी प्रूव कर लेना होता था। मतलब इसमें क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, जिसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद एफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। और इसमें राइट हैंड साइड को देखो, एफ एक्स का जी एक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है, एफ एक्स का एच एक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है और ऐड कर देना। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो डी पी हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसी का एक और पार्ट है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जिसमें हमें जो एफ एक्स है उसे राइट में रखना होता है। ठीक है, तो ऐसे में एफ एक्स राइट से मल्टीप्लाई हो के आएगा। और यही चीज़ इसमें भी प्रूव करना है कि भाई दोनों दोज विल गिव दी सेम आंसर।
एफ एक्स होगा भाई, एफ एक्स, ये सेम आंसर आएगा। डी पी भी कर लेंगे, ठीक है। एक चीज़ जो है वो मैं बता देता हूँ, देखिए कि जो नो प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र वाली बात है, नो प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं। अब नो प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र है तो हम एक काम करते हैं कि इसमें तो दो ही पॉलिनोमियल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो दोनों पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो कर देते हैं पहले, ठीक है। देखिए लेट कर देते हैं कि भाई मान लो एक हो गया एफ एक्स अपना, एक हो गया जी एक्स अपना, इन दोनों को हमने ज़ीरो का इक्वल मान लिया मल्टीप्लिकेशन। अब कोई एक ज़ीरो होना चाहिए, नो प्रॉपर ज़ीरो डिवाइज़र मतलब क्या, कोई एक ज़ीरो होगा तभी हमारा काम चलेगा, है कि नहीं। तो देखिए अगर आप रखेंगे तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा। देखिए भाई आप इसमें लिखेंगे ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ज़्यादा टर्म्स नहीं लिखेंगे, दो ही तक लिख देते हैं, प्लस डॉट 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 लगा देते हैं। और इसमें बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू ज़ीरो मान लिया। अब जब आप मल्टीप्लिकेशन करने वाले हो बच्चों, जरा सोच के देखिए, ए नॉट इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ। तो जब ए नॉट सबके साथ मल्टीप्लाई होगा भाई मेरे, तो जरा हम विदाउट भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब एक्स की पावर की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ए नॉट के साथ अगर हम बी नॉट का मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसा एक टर्म बनेगा जिसमें एक्स की कोई भी पावर नहीं होगी, ठीक है। फिर प्लस लेते हैं। अब अगर इसी को ही हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसमें एक एक्स निकल के आएगा, और अगर ए वन एक्स को अगर बी नॉट में मल्टीप्लाई करें इसमें भी एक एक्स निकल के आएगा। तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ए नॉट के साथ बी वन हो गया और ए वन के साथ बी नॉट हो गया, इसका एक्स बाहर आ गया। ऐसे करते करते ढेर सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप ये बताइए, ये लेफ्ट वाला पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब लेफ्ट वाले पॉलिनोमियल जितने भी कांस्टेंट है सब ज़ीरो होंगे, है ना, सब ज़ीरो होने चाहिए, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ए नॉट बी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तभी ज़ीरो। या आप ऐसे लिखो, दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, ऐसे करके लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। दिस इज़ पॉसिबल, देखिए मेरे कराने का अंदाज़ अलग और आपके कॉलेज में अलग हो सकता है, आपकी बुक्स में अलग हो सकता है, लेकिन समझ के कीजिएगा बात को, ठीक है, समझ में आएगी आपको बात मेरी। दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, भाई बताइए कोई भी पॉलिनोमियल कब इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, जब उसके सारे कोफिशिएंट ज़ीरो हो। तो ये तभी कोफिशिएंट, तभी ये पॉसिबल होगा इक्वल टू ज़ीरो, जब कहा जाए तो ओनली व्हेन ए नॉट बी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। साथ ही साथ एंड लगा दीजिए, ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, और ऐसे बहुत सारे जितने भी है ना, डॉट डॉट डॉट। आप भी बताइए, जो हमारा आर था वो इंटीग्रल डोमेन था ना, हम लिखेंगे बिकॉज आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, और जितने भी कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स हमने उठाए हैं वो सारे के सारे इसी में बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पे लिख दीजिए, एंड ए नॉट ए वन डॉट 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 बी नॉट बी वन बी टू, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं आर में। तो ये आपस में कभी भी मल्टीप्लाई होंगे, सो ए नॉट बी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कब होगा, इधर या तो कोई एक ज़ीरो, इधर ए नॉट ज़ीरो और बी नॉट ज़ीरो, तो ये ज़ीरो तभी हो सकता है। अब हम कहें ए नॉट के साथ बी वन है, वो ज़ीरो करना चाहिए हमको, तो यही काम यहाँ पे भी है, इधर ए नॉट ज़ीरो और बी वन ज़ीरो। तो ये चीज़ तो ऐसे चलता चला जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि पीछे वाली बात से इसको रिलेट करें तो ये भाई ये ज़ीरो तब होगा जब कोई एक ज़ीरो हो, ये भी तब ज़ीरो होगा जब कोई एक ज़ीरो हो, बात समझ आई। तो जो कंडीशन उसमें लग रही है वही कंडीशन इसमें भी लग रही है कि नहीं भाई। तो हम लिख सकते हैं
hence r of x is has no proper zero divisor, has no proper zero divisor. Moreover, it is an integral domain. ठीक है, ये भी एक इंटीग्रल डोमेन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ नोट्स हैं, 2-3 अच्छे पॉइंट्स हैं, एमसीक्यू के लिए ही हैं, ज़्यादा सही रहेंगे मुझे लगता है। अगर देखिए इफ़ आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी एलिमेंट, अगर इंटीग्रल डोमेन है आर विद यूनिटी, मान लेते इसके अंदर यूनिटी है ना, देन आर ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल का सेट अगर बनाएंगे, ठीक है, विल ऑल्सो हैव यूनिट एलिमेंट। ठीक है, will have यूनिट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसका, ये पहला था, एक और देखिए अगला क्या है। अगर एफ कोई फील्ड है ना, एफ इज अ फील्ड, देन एफ एक्स of all polynomials over f is an integral domain। ठीक है, फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन हो गया, अच्छी बात है। देखिए तीसरा एक पॉइंट है बड़ा ही अच्छा, जैसे इसी को हमने लिखा कि जो f अगर फील्ड है तो उससे उसकी जो पॉलिनोमियल्स बनेगी वो इंटीग्रल डोमेन होंगी, लेकिन इसी में ऐड कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। इंटीग्रल डोमेन तो बनाएंगी एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये जो भी होंगी वो फील्ड नहीं बनाएंगी, बट एफ एक्स इज़ नॉट अ फील्ड, इज़ नॉट अ फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। वैसे तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन दोनों को मैंने मैच कर दिया है। अब ये क्यों नहीं होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप एग्जांपल लो बच्चों दिमाग में, अगर एफ एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लो, चलो 1 + 2x ले लो, अब इसका आप फील्ड ले रहे हो ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका ये होना चाहिए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो ये होगा, क्योंकि 1 देना चाहिए, इसको यूनिट देना चाहिए। लेकिन ये जो बनाया है आपने, ये क्या है, ये कोई नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। क्यों, x नीचे है, x ऊपर जाएगा तो पावर में -1 हो जाएगा, और जब पावर में -1 हो जाता है तो उसे पॉलिनोमियल बोलते ही नहीं है, तो कहाँ से आप बोल देंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली एक थ्योरम है, लेकिन थ्योरम ये वाली तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, बस बट इसके आगे की दो इम्पोर्टेंट लग रही है, सो इसे मैं इतना वो नहीं देता हूँ, ध्यान से देखते हैं। इसे बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है बस ये समझ लेते हैं, और इसके बाद की जो थ्योरम है पता नहीं क्यों लग रहा है वो एग्ज़ाम में ना आ जाए। क्या होती है ध्यान से कि अगर मान लेते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स मान लेते हैं दो पॉलिनोमियल है, आर एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, है ना, एंड आर एक्स एक आर ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल और है जो भी उसमें बिलोंग करता है। सो अगर हम ये बात प्रूव कर पाएँ कि
लाइक कि भाई अगर एफ एक्स से डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स को, या जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे लिख के देखिए। अगर हमने क्या किया भाई, देखिए एफ एक्स से हम जी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो सम टाइम्स लेके जाएंगे हम, मान लेते हैं क्यू एक्स टाइम लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आए और से हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे भी कुछ बचे, और जिसे हम रिमाइंडर बोलें, तो सब जगह हमारे एक तरीके से एक तरह की पॉलिनॉमियल ही बच रही है। तो अगर हम बोलें कि भाई आपने जी एक्स को डिवाइड किया है, तो डिविडेंड फॉर्मूला यही होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र, डिविडेंड ये बीच वाला होता है, इनटू कोशिएंट, कोशिएंट वो जितनी बार आप टेबल पढ़ते हो, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यही जा कर के जो हमारी डिवीज़न एल्गोरिदम है वो यही बनती है कि भाई जो जी एक्स है, जो बड़ी एलिमेंट है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइज़र यानी एफ एक्स, और जो हमारा क्वोशिएंट आया वो क्यू एक्स है, और रिमाइंडर आया है आर ऑफ एक्स, ये सब के सब क्या होंगे, एक पॉलिनॉमियल होंगे, जिसमें आपका कोई भी पॉलिनॉमियल हो सकता है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी हो सकता है, ज़ीरो पॉलिनॉमियल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वही ज़ीरो पॉलिनॉमियल हुआ, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर अगर ज़ीरो पॉलिनॉमियल आ गया बाई चांस, ये ज़ीरो हो गया, तो रिमाइंडर ख़त्म हो गया। रिमाइंडर जब ख़त्म हो जाता है तो इसी थ्योरम का नाम, अभी जब रिमाइंडर है तो इसे रिमाइंडर थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर ये रिमाइंडर ख़त्म हो जाए तो इसे फैक्टर थ्योरम कहते हैं। फैक्टर थ्योरम का मतलब होता है कि जब पूरी तरीके से वो उसको डिवाइड कर दे, उसका एक फैक्टर बन जाए। जैसे हम कहें कि 8 का एक फैक्टर 2 भी है, क्योंकि वो उसे पूरा डिवाइड करता है। 4 भी है, क्योंकि 4 उसको 8 को पूरा डिवाइड कर देता है, तो फैक्टर थ्योरम हो जाती है। तो हालांकि इसका प्रूफ तो है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे, सो आई एम लिविंग दैट ऑन यू, नॉट ऑन यू। उसे लीव कर देते हैं, सिर्फ समझते हैं कि आखिर है क्या। ठीक है, बाकी अगली थ्योरम मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, विच इज़ आर रिमाइंडर थ्योरम। तो सो लेट अस हैव अ लुक हाउ टू प्रूव दैट। ओके, देखिए भाई, इसी थ्योरम की मैंने बात की थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही है फॉर एमसीक्यू पर, फॉर लॉन्ग पर्पस। ठीक है, कह रहे इफ एफ एक्स, अगर एफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स का, जो कि पॉलिनॉमियल का सेट है भाई, इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, कह रहे कि एक फैक्टर है एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं इसे। ठीक है, देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। बड़ी सिंपल सी बात होती है, जब अपने को रिमाइंडर निकालना हुआ करता था, क्लास 9th की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसी में हम लोगों ने सीखा था क्लास 9th में कि पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल दूसरे पॉलिनॉमियल को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। जिसको नहीं आता है क्लास 9th में एक बार ही चला जाए। वैसे मैं बताऊँगा अभी कि डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करना कैसे होता है, बड़ा ही सिंपल होता है। तो देखते हैं। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर की बात पूछता, क्वोशिएंट नहीं पूछता, तो बड़ी सिंपल सी एक्स के साथ जो लिखा हुआ है इसे इक्वल टू ज़ीरो करके एक्स की वैल्यू निकल आई ए, और इस ए को उठा करके मैं यहाँ पे रख देता, तो यही हमारा देखिए रिमाइंडर बन जाता है। इसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। सिर्फ आपको रिमाइंडर निकालना हो तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। देखिए कैसे कैसे करना है। अब जो हमने पीछे डिवीज़न एल्गोरिदम सीखी है, इसलिए उसे बताया था हमने, यूजिंग, इसका प्रूफ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यूजिंग डिवीज़न एल्गोरिदम, डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, मैं लेट कर ले रहा हूँ दो, अब यहाँ पे तो सिर्फ एफ एक्स लिखा है ना, और भी चीज़ें लेट कर लेता हूँ। लेट जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो हम अगर डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करें तो होता क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो थोड़ी देर के लिए हमने डिविडेंड एफ एक्स को ही मान लिया, इज इक्वल टू डिवाइजर हमने जी एक्स को मान लिया, इनटू क्वोशिएंट क्यू एक्स को मान लिया, प्लस रिमाइंडर आर एक्स को मान लिया। तो भैया हो, आपको पता होना चाहिए जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा
डिवाइज़र से एक कम और ज़ीरो तक हो सकता है। ये नंबर की बात हो गई। जैसे अगर हम कहें कि 2 से डिवाइड करने पे, 2 एक डिवाइज़र है मान लेते हैं, 2 से डिवाइड करने पे क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, तो यू मस्ट नो दैट कि 2 से कम हो गया 1 और 0 तक, तो एक कम और कर दो तो 1 और 0 हो गया, 2 रिमाइंडर आ सकते हैं। अगर हम कहें 4 से डिवाइड करने पर, चाहे किसी में भी डिवाइड करें, ये बिल्कुल फिक्स होता है कि 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है। 4 से डिवाइड करने पे 3 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, 1 आ सकता है और 0 आ सकता है। तो मैंने बताया ना कि जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे एक कम और 0 तक जितने मिलेंगे सारे के सारे होल नंबर हमारे वो रिमाइंडर आ सकते हैं। तो ये तो हो गया नंबर का केस। अब यहाँ है पॉलिनॉमियल, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पॉलिनॉमियल के केस में हमारी डिग्री जो होगी वो किसकी, आर एक्स की डिग्री जो होगी वो जी एक्स की डिग्री से एक कम या 0 तक हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके आगे की बात। अब यहाँ पे जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स जो है वो एक्स माइनस ए है, तो चलिए रख देते हैं। देन जो हमारा एफ एक्स आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस आर ऑफ एक्स। ठीक है, अब जो हमारी आर एक्स की डिग्री होगी बच्चों वो किससे कम होगी, आर एक्स की डिग्री हमारी, हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स जो होगी वो लेस देन होगी किससे, डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है, और ये क्या हो सकती है, इससे कम हो सकती है और 0 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, 0 तक, क्योंकि भाई इसकी डिग्री 1 ही है तो 1 से कम क्या लोगे भाई, 0 ही आ जाएगी, है कि नहीं, बात समझ आ रही है। तो अगर ये यहाँ नहीं भी लिखते तो क्या होता देखो, तो इससे ये इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, डिग्री तो 0 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 आती है दैट मीन्स दैट इज आर एक्स इज अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। भैया कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 होती है, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पहली वीडियो में बड़े प्यार से बहुत ही अच्छे आराम से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि आर एक्स को हम लेट कर लें अगर, कि भाई आर एक्स जो है वो सी के इक्वल आ जाए, मान लेते हैं सी, है ना, और सी एक कोई कांस्टेंट है मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो पुट कर देते हैं, पुट इन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, पुट इन 1, 1 में पुट करते हैं सारी चीज़ें जो जो हैं। तो आप जैसे रखोगे भैया हो, तो लेफ्ट साइड एफ एक्स था तो एफ ए होगा क्योंकि एक्स बराबर ए रखने वाले हो ना। राइट साइड क्या होगा, जी ए हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस ए है तो ए माइनस ए हो जाएगा, प्लस के हो गया हमारा, ए माइनस ए होगा 0, ये ख़त्म हो गया, एफ ऑफ ए, एक मिनट, यहाँ पे के नहीं, यहाँ पे सी है बच्चों, हमने सी कांस्टेंट माना है ना। तो अब तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ ए, मतलब देखिए भाई आ गया, मतलब ये तो रिमाइंडर था, तो जब आपने इसको एक्स माइनस ए से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, इतना ही आ गया, तो हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। एक और अगली थ्योरम देखते हैं, फैक्टर थ्योरम। देखिए भाई एक और थ्योरम है फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर बोलता है, फैक्टर वर्ड का मतलब ही होता है कि वो टोटली डिवाइड करेगा पूरी तरीके से, तो पूरी तरीके से डिवाइड करके तो उसे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो देखिए पिछले वाले में ये एफ ए दे रखा था, आप कह रहे हैं कि एफ ए 0 ही आ जाएगा, तो वही बात है कि जब ये पूरा डिविजिबल कर देगा, डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए, तो वो 0 आ जाएगा, है ना, जब डिविजिबल बाई बोलेगा। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे इसको, रिमाइंडर थ्योरम। अब जैसे रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, सो यू कैन राइट हेयर, बिल्कुल मैं लास्ट वाले का यूज़ कर ले रहा हूँ,
एफ एक्स इज इक्वल टू, ज़्यादा कुछ नहीं लिखे हुए हैं, जी एक्स इंटू, अब जी एक्स ना लिख करके, जी एक्स तो वही है ना जिससे डिवाइड कर रहे थे, तो हम इससे बढ़िया हम एक्स माइनस ए लिख लें, एक्स माइनस ए इंटू जी ऑफ, सॉरी जी क्यों, हाँ ठीक है, जी ऑफ ए, जी ऑफ एक्स, ठीक, प्लस रिमाइंडर तो ज़ीरो ही है क्योंकि डिविजिबल बाई है। अब जैसे आप यहाँ पर रखने वाले हो भैया मेरे, तो एक्स की जगह जैसे ए रखोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए जी ए, एंड दिस विल बिकम ज़ीरो। तो आ गया भैया प्रूफ, लीजिए, हेंस प्रूफ। सिंपल सा था, वैसे एमसीक्यू के लिए याद रखिए, ज़्यादा उतना कोई लॉन्ग आंसर नहीं है ये, ठीक है, बात आई समझ में, है ना। अच्छा ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, ये एक थ्योरी थी, कुछ डेफिनेशन थी, वो वहाँ पे भी यही सेम डेफिनेशन थी। देखिए यहाँ वहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जिसमें सारे के सारे आइडियल उसके रिंग के जितने भी थे सारे के सारे आइडियल बन जाते थे, तो उनसे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बोलते थे। यही केस हमारी रिंग थ्योरी में जो चैप्टर पॉलिनोमियल रिंग है, पॉलिनोमियल केस में पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम बोलें कि एफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इज़ पॉलिनोमियल ओवर फील्ड एफ, मान लेते हैं एफ पर ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इफ ऑल आइडियल ऑफ एफ एक्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल, then it is called principal ideal domain, ठीक है। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट हैं कुछ सिंपल से, नॉन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, सो वो हम लोग थोड़ा सा नोट की तरह लिख करके दिमाग पे बैठा लेते हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स योर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू इज़, द फर्स्ट इज़ व्हाट, कि अगर कोई एफ एक्स हमारा फॉर जो हमारा एफ एक्स सेट बनता है पॉलिनोमियल का, है ना, एवरी आइडियल, जो इसका आइडियल बनेगा, जितने भी आइडियल होंगे, आइडियल मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, सब रिंग और आइडियल में मैंने एक डेफिनेशन बताई थी बहुत ही अच्छी, ठीक है। फॉर एफ एक्स एवरी आइडियल, इसका जितना भी आइडियल होगा इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल, इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल, इसके सारे के सारे आइडियल तभी प्रिंसिपल होंगे इफ़ जो हमारा एफ है इज़ अ फील्ड, अगर वो फील्ड है तभी इसके सारे आइडियल प्रिंसिपल होंगे। इंटीग्रल डोमेन या फिर रिंग होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल रिंग जेड एक्स, जेड ऑफ एक्स ओवर रिंग ऑफ इंटीजर्स, अगर रिंग ऑफ इंटीजर्स ले लें, इंटीजर्स इज़ नॉट अ प्रिंसिपल, वो तो देखने से पता चल रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमी है इंटीजर्स के पास, ठीक है। इज़ नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है भाई, ये नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो कल की वीडियो मिलेगी उसमें ये चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, वो एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे जितना भी होगा, और सारा का सारा ही ख़त्म हो जाएगा, लगभग उसको 50 से 55 मिनट की वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। कल एक वीडियो और मिलेगी, कल नहीं वो आज ही मिल जाएगी, वैसे ये वीडियो एक साथ ही आपको हो सकता है मिल जाए, ठीक है। तो
क्योंकि अभी मैं रात में इसे बना रहा हूँ, तो अभी अपलोड करूँगा तो भी आपको कल ही समझ में आएगा इसके बारे में, है ना। तो ख़त्म हो जाएगा ये, फिर उसके बाद आप जान रहे हैं क्या करना है। बाकी आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड एक MCQ कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने वीडियोस में बता रखा है। और अभी तक इनरोलमेंट ऑलमोस्ट 25-26 तक पहुँच गया है, लोगों ने प्री बुकिंग कर रखी है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग के 100 बच्चों को मैंने सिर्फ 200 रुपीज़ में पूरे सेमेस्टर का सारे MCQ देने का वादा किया है, विद अल्ट्रा शॉर्टकट ट्रिक्स, ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स जो हो सकता है आपने पहले ना देखी हो, ठीक है। और आंसर वो आप बहुत आराम से दे सकते हैं, बहुत सिंपल वे में, विदाउट हैविंग एनी प्रियर नॉलेज अबाउट द प्योर वे ऑफ हाउ टू सॉल्व इट। बिना प्योर जाने आप कैसे आंसर करोगे प्योर मैथमेटिक्स को, वो बताने वाला हूँ शॉर्टकट ट्रिक में। सो मे बी आपके लिए बहुत ही मिस्टीरियस होने वाली है। तो बाकी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं रखी, सिर्फ 200 रुपये रखी है, 200 रुपीज़ फॉर फुल 5th सेमेस्टर MCQ सारे के सारे, ठीक है। वो चारों बुक्स जो भी आपकी रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री या टेंसरल एनालिसिस, सबका मिला करके मैं ओवरऑल 200 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे 5th सेमेस्टर के लिए। और ये बाकी के सेमेस्टर्स के लिए भी आपको मिल सकता है, जो लोग अलग अलग सेमेस्टर्स में हैं। क्योंकि अभी मैंने जस्ट इसको 5th सेमेस्टर के लिए लॉन्च किया है, तो 4th के लिए भी, 3rd के लिए भी, 2nd सेमेस्टर के लिए भी, 1st सेमेस्टर के लिए, सबके लिए भी ये आपको मिल सकता है, ठीक है भाई। सो आप डेमो के लिए 4th सेमेस्टर का देख सकते हैं जो लोग 4th सेमेस्टर में हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ पर। थैंक यू।